हेलो स्टूडेंट। स्वागत है आपका आज की हिंदी की अगली क्लास में। आज हम संधि करेंगे। संधि जो कि हिंदी का बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। चलिए शुरू करते हैं। संधि क्या होता है? संधि है दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। विकार का अर्थ यहाँ पर किसी गलत चीज से नहीं है, बस परिवर्तन से है कि जिसमें कुछ थोड़ा सा परिवर्तन आ जाए। हम संधि करते क्यों हैं? संधि करने का रीजन ये है कि सपोज एक वर्ड दो शब्द हैं जो कि अलग अलग हैं, विद्या आलय, तो वो थोड़े हमें बड़े लगते हैं। तो हम जब उन्हें दोनों को जोड़ देंगे तो विद्यालय, थोड़ा उसमें एक स्वर जो है वो दीर्घ हो जाएगा और जो स्वर एक्स्ट्रा होगा उसका आपस में मिलन हो जाएगा। अब ये देखते हैं कि होता क्या है। ये दो पद होते हैं, ये प्रथम पद है, ये द्वितीय पद है। इसे उत्तर पद भी कह सकते हैं, इसे इसे उत्तर पद कहेंगे, इसे पूर्व पद कहेंगे। तो यहाँ पे जो अंतिम वर्ण होगा और वह स्वर भी हो सकता है, व्यंजन भी हो सकता है। और यहाँ का प्रथम वर्ण होगा, वह भी स्वर हो सकता है या व्यंजन हो सकता है। तो उस इन दोनों का ही मिलन होता है, बस इन दोनों से ही हमें खास तौर पे मतलब रखना है। बाकी अन्य वर्णों को हमें नहीं देखना है। संधि करते समय केवल और केवल एक ही बात का ध्यान रखिएगा कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का शुरू का वर्ण हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। जब हम इन दोनों की ही मिलाप करेंगे, मिलन करेंगे, तो यही संधि बन जाएगी। और संधि विच्छेद भी इन्हीं दोनों के बीच किया जाता है, अब वह चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। संधि के भेद, ये क्वेश्चन भी बहुत एग्जाम में सीधे सीधे आता है। संधि कितने प्रकार की होती है, ये संधि के भेद क्या है? तो संधि तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब स्वर संधि में क्या होता है? देखिए जहां पर केवल स्वर मिलेंगे, आ ई उ ऊ री ए आई ओ औ, बस यहाँ तक के जो स्वर होंगे इन्हीं के बीच में संधि होगी। तो जहां पे भी ये स्वर दिखे या मात्राएं दिखे, तो इन्हीं के बीच में संधि होगी, उसे हम स्वर संधि कहेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि क्या होगी? इनके नियम होते हैं, व्यंजन संधि का नियम होता है। और जब हम कभी व्यंजन संधि कर रहे होंगे तो देखिएगा कि इससे पहले या तो यहाँ पे हलंत होगा, तो हलंत होने की वजह से ये स्वर रहित है। स्वर रहित होने के कारण हम इसे व्यंजन बोलेंगे। और इस साइड या तो कोई स्वर भी हो सकता है या फिर कोई पूरा वर्ण भी हो सकता है, व्यंजन भी हो सकता है। इन दोनों के मिलन में जब भी कोई व्यंजन होगा तो व्यंजन संधि कहलाएगी। विसर्ग में क्या होगा कि पहले एक विसर्ग होगा और बाद में कोई स्वर या फिर व्यंजन हो सकता है, तो वह बन जाएगी हमारी विसर्ग संधि। मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। तो संधि कितने प्रकार की होती है? संधि तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि, आगे बढ़ते हैं। अब स्वर संधि क्या होती है? स्वर संधि होती है दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार अथवा रूप परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। इनके पांच भेद होते हैं। तो स्वर संधि के देखिए यहाँ पर हम भेद दिखा रहे हैं। पहला है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा है गुण स्वर संधि, तीसरा है वृद्धि स्वर संधि, चौथा है यण स्वर संधि और पांचवा है अयादि स्वर संधि। तो सबसे पहले देखिए हमें ट्रिक है याद करने के लिए, दीर्घ को सेपरेट पढ़िए, गुण वृद्धि को एक साथ पढ़ेंगे, यण अयादि को एक साथ पढ़ेंगे, तो हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा याद करना। देखिए दीर्घ दीर्घ का सबसे इजी तरीका है कि समान ध्वनि वर्ण मिलकर दीर्घ हो जाते हैं, वह दीर्घ स्वर संधि होती है। दीर्घ स्वर संधि होती है। अब देखिए कैसे होता है ये सब। कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया, शुरू में ही दिया था एक एग्जाम्पल, पर हम उससे अलग लेते हैं। जैसे हमने लिया पृथ्वी प्लस ईश। तो देखिए
अब हमें ये भी ध्यान रखना है कि स्वरों का मिलन होता है, तो यहाँ अंतिम स्वर कौन है? बड़ी ई। और यहाँ पे भी बड़ी ई है। पर एक बात देखिए कि ये दोनों समान ध्वनि वर्ण है, चाहे यह भी दीर्घ है, यह भी दीर्घ है, लेकिन दोनों ही समान ध्वनि वर्ण है, तो दोनों मिलकर बड़ा ई ही बनाएंगे, यानी कि बड़ी ई की मात्रा। अब आप देखिए करने का मेथड जो होता है वो देखिए। अब हमने इसको बाहर निकाल दिया और यहाँ से ये भी बाहर निकाल दिया। बाहर निकालने के बाद इन दोनों को मिलाकर हमने बड़ी ई की मात्रा बनाई। इसको हम संधि करते हैं। प्रत व ये ये यहाँ पर हमारे पास वर्ण बचे थे। अब हमारे पास में प्लस आ गया। प्लस से पहले हमारे पास में जो संधि बनकर आई है जिस स्वर की, वो स्वर हमें जोड़ देना है, तो बड़ी ई बनी थी। और बाकी बचा है यहाँ पे श, तो हम उसको इसके साथ जोड़ देंगे, तो हमारा ऑप्शन बन जाएगा पृथ्वीश। मतलब हमारी संधि बन जाएगी पृथ्वीश। बहुत इजी है। इसी तरह से अगर हम संधि करेंगे तो हम आसानी से कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए दीर्घ स्वर संधि के सामान्य उदाहरण देखिए। तो सवर्ण, सवर्ण का मतलब होता है एक समान वर्ण, जैसे अ या आ, ई अथवा बड़ी ई, उ या बड़ा उ। मतलब ये दोनों समान ध्वनि वर्ण हैं, एक जैसी साउंड करते हैं जब मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। यदि अ, आ, ई, उ और री के बाद वे ही ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए, मतलब फिर दोबारा से यही आए, तो दोनों मिलकर क्रमशः बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ और री बन जाते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, जैसे शिवालय है, तो शिव में आ है यहाँ पर और यहाँ पे बड़ा आ है, मिलकर बड़ा आ ही बनाएंगे तो बन गया शिवालय। ऐसे ही महेंद्र है, तो बड़ी ई, बड़ी छोटी ई मिलकर बड़ी ई बना रहे हैं। फिर पृथ्वीश है, ऐसे ही पृथ्वीश। भानुदय, तो भानु, अब देखिए छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ बना रहे हैं तो भानुदय। स्वयंभू उदय, तो स्वयंभू और फिर बाद में उदय। उदय जो था वो हमारा यहाँ पे इसका लोप हो गया है क्योंकि ये बड़ा दीर्घ बन गया। फिर ऐसे ही पितृण है, तो पितृण में देखिए यहाँ पर ऋण जो री होगा वो डबल हो जाएगा, ये यहाँ पर गलत लिखा हुआ था, लेकिन पितृण जब बनाएंगे हम पितृ प्लस ऋण, ये संधि हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ पे भी री से ऋषि है और यहाँ पे भी री से ऋषि है। संस्कृत में ये वाला री से ऋषि होता है, अतः हम इसी को ही मात्रा बनाएंगे। इसकी मात्रा हमेशा थोड़ी सी ऐसे बनती है, तो लिखेंगे कैसे? पितृ ऋण, इस प्रकार हमें इसे लिखना पड़ेगा। मुझे लगता है दीर्घ स्वर संधि सबसे आसान है, आपको समझ में आ गया होगा। इसका केवल ये ध्यान रखिएगा कि समान ध्वनि वर्ण होने चाहिए। छोटा आ हो चाहे बड़ा आ हो, चाहे बड़ा आ इधर हो छोटा आ इधर हो, मिलकर वो दीर्घ ही बनेंगे। वो क्या बनेंगे? दीर्घ। एक बात और याद दिला दूं मैं आपको, यदि आपको सपोज मान लिया कि संधि ही आ गई, सीधे सीधे आ गई कि संधि पहचानी, विच्छेद करना है हमारा, अर्थात आपको विच्छेद करना है, तो यहाँ पर देखिए मैं एक ऑप्शन लिखती हूँ, आपको अभी समझ में आ जाएगा। जैसे है भोजन लय। अब मैंने आपको लिखा है यहाँ पर भोजनालय। अब आप सोचेंगे कि इसमें संधि विच्छेद क्या करें, कैसे करें? तो देखिए यहाँ पर कोई स्वर दिख रहा है आपको? केवल एक ही स्वर है, वो ये है बड़ा आ। कौन सा स्वर है? बड़ा। तो यहाँ पे दीर्घ आ होने की वजह से आप आंख बंद करके लगा सकते हैं कि ये दीर्घ स्वर संधि है। इजी है। आगे चलते हैं। और जब आप इसे तोड़ेंगे तब भी आपका भोजन अलग हो जाएगा और आलय अलग हो जाएगा, तो भोजनालय बन जाएगा। नेक्स्ट, गुण स्वर संधि। अब मैंने आपसे कहा था कि हमें गुण और वृद्धि संधि एक साथ पढ़नी है। देखिए इनमें क्या होता है, यदि अ या आ के बाद ई उ री आए, तो दोनों मिलकर ए ओ अर हो जाते हैं। देखिए इन्हें ऐसे भी लिख सकते हैं कि अ या आ होगा, प्लस किस तरफ अ या आ होगा, ठीक है। और इधर क्या होंगे? इधर हमारे बचे हुए वर्ण होंगे। बचे हुए वर्ण कौन कौन? छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री से ऋषि, बस यहीं तक के होंगे। री से ऋषि के बाद के वर्ण दूसरी संधि में आएंगे। ये दोनों जब भी मिलेंगे बने, जब अ आ ई मिलेंगे तो बनेगा छोटा ए, और जब अ आ उ मिलेंगे तो बनेगा ओ।
और जब आ और री से ऋषि मिलेंगे तो बनेगा अर। अर की मात्रा हमेशा ऐसे लगेगी। ठीक है, चलिए अब इसके एग्जाम्पल्स चेक कर लेते हैं। आप चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसको आप अपने नोट्स में बनाकर लिखेंगे ना आसानी से, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो हमारी गुण स्वर संधि कहती है कि आ के बाद यदि ई उ री होगा तो क्रमशः अ आ ई ए बनेंगे, उ ऊ आ उ ओ बनेंगे और आ री अर बन जाएंगे। अब यहाँ पर एक संधि देख लेते हैं, जैसे है देव प्लस इंद्र। देखिए बहुत आसान है। व में आ तो इंक्लूड है ही, ये आपको सभी को पता होगा। हम पूर्व में जब हमने वर्णों वाली वर्ण की वीडियो देखी होगी तो उसमें देखा होगा कि प्रत्येक स्वर प्रत्येक व्यंजन में अ रहता है, अ होता है। अगर हम उसे अरहित दिखाना चाहते हैं तो नीचे हलंत लगाना पड़ता है। तो हलंत लगाते ही मतलब इसमें स्वर नहीं है, स्वर रहित है ये। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा सदैव। संधि करते समय ये ध्यान रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि व्यंजन संधि में हमें इसी से पता चलेगा ये स्वर है कि व्यंजन। चलिए अब देखिए देव में आप देख सकते हैं व में अ है और छोटी ई है। अब हमारा नियम क्या कहता था? नियम कहता था अ हो या आ हो और ई हो या ई हो, मतलब छोटा आ बड़ा आ, छोटी ई बड़ी ई, मिलकर छोटा ए ही बनाएंगे, ये ही बनाएंगे। और इसकी मात्रा कौन सी होती है? ये। अब आप देखिए क्या होगा, इंद्र भी कट कर दीजिए, व का अ हटा दीजिए। अब आपके पास क्या क्या बच रहा है? दे व। जैसे ही हमारा जो चीज बनकर आती है, बनकर क्या आई? मात्रा। और यहाँ पर क्या क्या बचा हुआ है? आधा न और द्र। चलो इसे भी लिख लेते हैं। तो ये मात्रा आप समझ सकते हैं कहाँ लगेगी? व पे ही तो लगेगी, ना पे तो लगेगी नहीं और द्रे पे भी नहीं लगेगी। तो क्या बन जाएगी हमारी संधि? देवेंद्र। एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल करने से, दो तीन एग्जाम्पल खुद से करने से आप हमेशा याद रखिएगा कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है और आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अच्छे से कर लेंगे। अब हम लेते हैं जैसे महा उत्सव। एक ऑप्शन लेते हैं महा उत्सव। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे स्वर कौन सा है? बड़ा आ। और यहाँ पे कौन सा स्वर है? उ। तो इन दोनों को काट देंगे। देखिए संधि इसी प्रकार करिएगा जिस तरह से बताई जा रही है। अगर आप निकाल के स्वर कट कर देंगे तो आपको आसान हो जाएगा करना। तो अब आपके पास में ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? ओ। आप पीछे याद कर सकते हैं कि, या फिर यहाँ देख सकते हैं कि आ के बाद में अगर उ आएगा तो वो ओ बन जाएगा। आ के बाद उ आए तो वह ओ बन जाता है। ओ की मात्रा कौन सी होती है? ये। अब देखिए क्या बनेगा। इन अब जो जो बन भी गया है ये भी कट कर सकते हैं आप चाहे तो, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे आपके पास में। सिर्फ वही वर्ण बचे जिनको आपको यूज करना है। तो यहाँ शुरू में बचा महा, महा आ गया, प्लस आ गया। प्लस से पहले ही ये मात्रा जुड़ जाती है तो महा के साथ में जुड़ जाएगी महो। और आगे बचा था स और स व, महोत्सव। आप समझ सकते हैं कि बहुत आसान है गुण स्वर संधि करना, बस केवल आपको याद रखना है ये वाले वर्ण। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आ गई आपकी संधि वृद्धि स्वर संधि। देखिए प्लस के इस तरफ छोटा आ या बड़ा आ हो और इधर ए आए ओ औ हो, तो क्या होगा? अ और ए मिलकर बड़ा ए ही बनाएंगे और आ ओ मिलकर बड़ा औ ही बनाएंगे। संधि करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। एक एक। अब आप देखिए यहाँ पर आ है और यहाँ पर ए है। संधि क्या कहती है? छोटा आ हो बड़ा आ हो, छोटा ए हो बड़ा ए हो, मिलकर बड़ा ए ही बनेगा। कौन बनेगा? बड़ा ए। यदि आ के बाद ए आए आए तो दोनों के स्थान में क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, बड़ा ए।
आप देखिए मैं बोल भी रही हूँ साथ साथ में आपको दिखा भी रही हूँ, तो आप अगर देखेंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा किसी भी प्रकार का, और सुन भी लेंगे आराम से तो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर वृद्धि हो रही है, वृद्धि मतलब बड़े वाले वर्ण बन जाएंगे, दोनों बड़े वर्ण पे ही ध्यान देना, यही बनेंगे। इनको मिलाकर क्या बनेगा, बड़ा ए, और इसकी मात्रा होती है ये वाली, है ना। तो क्या लिखेंगे, ए का, अब ये तो कट जाएगा, इसका हलंत हो गया है, तो कै का क्या बन जाएगा, ए का एक। एक और संधि का एग्जाम्पल कर लेते हैं। आप खुद से भी कॉपी पेन लेके बैठेंगे करेंगे तो आपको टफ नहीं लगेगा। जैसे अब एक और एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा आसान सा है ये, सदा ए। तो देखिए यहाँ पे क्या है, बड़ा आ, और यहाँ पे क्या है, छोटा ए, मिलकर ए ही बनाएंगे, ये वाला ए। और इसकी मात्रा होती है ये, है ना, इसकी मात्रा तो यही होती है। अब आप देखिए यहाँ से ये स्वर कट जाएगा, यहाँ से ये स्वर कट जाएगा। आप देखो आप क्या बन रहा है, स द आई की मात्रा और व। तो हमारा यही तो बन के आया था ना, तो सदैव क्या बन गया, सदैव। ठीक है, ऐसे ही हमारे बाकी सब देख लीजिए, महा ऐश्वर्य महेश्वरी। अब देखो यहाँ पे बड़ा ए था तो बड़ी मात्रा आ गई। फिर परम ओजस्वी, म आ, ओ है ना, ओ हो चाहे बड़ा ओ हो, मिलकर बड़ा ओ ही बनेगा। परम औषध, परम औषध, ओजस्वी, महोजस्वी, महा औषध महोषध। ये देखिए, आप इसी से संधि समझ सकते हैं। नेक्स्ट संधि करते हैं। नेक्स्ट है यर्ण स्वर संधि, यर्ण। और एक और बात मैं आपको बता दूं, पीछे चलते हैं। देखिए यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने आपको दीर्घ में बताया था ना, दीर्घ स्वर संधि अगर विच्छेद करने के लिए आएगी तो आप पहचानेंगे कैसे। तो ठीक ऐसे ही ये भी पहचानने के बहुत आसान तरीके। आप कुल मिलाकर देखिएगा, इस संधि में आप केवल दो ही मात्रा देखेंगे, ऊपर वाली ये वाली या फिर ये वाली, मतलब ये वाली या फिर ये वाली, ये दोनों ही मात्रा हो जहां होंगी तो समझ जाइएगा कि वहां वृद्धि स्वर संधि है। कौन सी स्वर संधि है, वृद्धि। आप देखिए यहाँ पर कय है, यहाँ पर वय है, यहाँ पर दय है, यहाँ पर वहाय है, यहाँ पर औ है, यहाँ पर औ है, यहाँ पर औ है, यहाँ पर औ है। तो आपको संधि विच्छेद करने में भी दिक्कत नहीं होगी। अगर सपोज आपको महोषध दे दिया गया और कहा इसकी संधि विच्छेद करो, तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर किसकी संधि हो रही है, औ की हो रही है। और इसी से आप समझ जाइएगा कि ये वृद्धि स्वर संधि है। कौन सी स्वर संधि है, वृद्धि स्वर संधि। ये ट्रिक है, हमेशा काम करेगी, स्पेशली गुण स्वर संधि में और वृद्धि स्वर संधि में ये हमेशा आपको काम करेगी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है यर्ण स्वर संधि। यर्ण स्वर संधि में क्या होगा, अब देखिए मामला पलट जाएगा। अब क्या होगा, पिछली बार तो, पिछली बार क्या हो रहा था, प्लस के पहले आ रहे थे आ। अब की बार इधर आएगा अ या आ, या कोई भिन्न स्वर, या कोई भिन्न स्वर। पर इधर क्या होगा, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ओ, बड़ा ओ, और री से ऋषि। ठीक है, की बार फॉर्मूला हमारा ये बनेगा, ई ई उ री के बाद आय या भिन्न स्वर है। यहाँ पर देख लेते हैं नियम भी। यदि ई ई उ और री से ऋषि के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई ई का बन जाएगा य, उ का बन जाएगा व, री का बन जाएगा रा। यहाँ पे ये मात्रा उ की नहीं, हलंत है। क्योंकि ये य, व और र की संधि है। आपने पढ़ा होगा हमारे अर्ध स्वर कौन से होते हैं, य र ल व। तो देखिए य र और व की संधि बनाई जाएगी। चलिए एग्जाम्पल करते हैं। पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं, यदि और अपि। तो देखिए यहाँ पे स्वर कौन सा है, यदि, ई, छोटी ई बाहर निकालेंगे और उसे कट कर देंगे। फिर यहाँ पर क्या है, तो हमारा नियम क्या कहता है, कि नियम कहता है ई के बाद में यदि कोई भिन्न स्वर आए, तो भिन्न स्वर आ गया ना, समान स्वर वर्ण तो नहीं है,
भिन्न स्वर है। तो ई का क्या बन जाएगा? देखिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं, ऐसा करते हैं, यहाँ लिख इस साइड लिख लेते हैं। ई का बन जाएगा य, ऊ का बन जाएगा व, और री से ऋषि का बन जाएगा र। तो ई और अ मिलाकर बनाएंगे या। क्या बना रहे हैं? या पूरा बन रहा है, क्योंकि जब ई के अंदर, मतलब ई का तो हमने बनाया, या बनेगा आधा, और ये वाला आ इसके साथ विकल्प से जुड़ जाएगा, तो स्वर है ये भी। तो ये स्वर इसके साथ जुड़ने से पूरा या बन गया। जब पूरा या बन गया, अब आप समझ सकते हैं कि हमें इसको कैसे लिखना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर द आधा रह जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। तो य, द, य, ई, ऐसे बन जाएगा। और एक और तरीका क्या होता है, य और ध्य, ई। क्योंकि द आधा और य मिलकर ध्य वर्ण बनाते हैं। कौन सा वर्ण बनाते हैं? ध्य। तो ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट, दोनों सही है। ऐसे ही देखिए अन्य अन्य संधि देख लीजिए। अति आवश्यक, तो ई है, ई का बनेगा य, और या इसके साथ जुड़ जाएगा तो बन जाएगा अत्यावश्यक। इसी प्रकार अति, तो देखिए फिर से ई है, ई का बनेगा य, और फिर से क्या है, ऊ है। तो ऊ की मात्रा लगेगी य में, तो कैसे बन जाएगा? यू, ऐसे। तो कैसे बन जाएगा? अति उत्तम। तो देखिए यहाँ पर मात्रा लगी है। फिर अति ऊष्म, देखिए बड़ा ऊ है तो बड़ी ऊ की मात्रा लगेगी। ई का हमेशा य बनेगा। अगला देखिए अनुअय, तो इसको भी करते हैं अनु। अनु में से ऊ स्वर निकलेगा बाहर, ऊ स्वर जो बनेगा वो व में परिवर्तित होगा, और उसके बाद में क्या है? आ है, आ इसके साथ जुड़कर व पूरा बन जाएगा। तो हमारा अन्न रहेगा और वय, तो क्या बन जाएगा? वय, अन्वय। इस संधि को एक बार और कर लेते हैं अच्छे से, ताकि आपको समझ में आ सके कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या। देखिए हम ये वाली संधि करके देखते हैं। संधि है अनु और अय। आप देखिए यहाँ पर कौन सा स्वर है? उ। उ बदलेगा वा में। उ किस में बदलेगा? वा में। तो उ स्वर बाहर निकालिए, आ बाहर निकालिए। पहले तो उ बाहर निकाला, आ बाहर निकाला। तो उ का बनेगा व बनेगा आधा, मतलब स्वर रहित, और आ इसमें जुड़कर व पूरा बन जाएगा। तो अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ। यहाँ पर हुआ ये कि न, न में से स्वर निकल गया, तो स्वर रहित रह गया ना, ये तो आधा रह गया। अब यहाँ पर आ भी हट गया था, और हमारे पास मिला था वाह और यह, तो बनेगा अन्वय। बहुत ही आसान है, चाहे तो इस प्रकार लिख सकते हैं, चाहे इस प्रकार, दोनों भी सही माने जाएंगे। ऐसे ही मधुआलय है, गुरुवोदार्य है, पित्रादेश है। अब देखिए पित्रादेश की भी संधि करके देख लेते हैं एक बार। तो देखिए पित्र, और यहाँ पर है आदेश। अब आप सोचिए, री से ऋषि की मात्रा को क्या बनाना है? र बनाना है। र बनेगा आधा, और यहाँ पे है आ। देखिए पी आधा त, इस प्रकार, और ता में रा जुड़ेगा ऐसे, और आ की मात्रा ये वाली जुड़ेगी यहाँ, और बन जाएगा देश। यहाँ का कट जाएगा तो बचा देश ना, यहाँ पर तो बन गया पित्रादेश। एक बार और करके देख लेना चाहेंगे तो आप इसको पीछे घूम वापस जाकर वीडियो चलाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट करते हैं अयादि स्वर संधि। अब अयादि में भी यही होगा, इधर भिन्न स्वर होगा, और इधर अब बचे हुए वर्ण होंगे। तो बचे हुए कौन है?
ई ई उ री तक कर चुके हैं, तो अब बचा है ए आए ओ और औ। अब इनमें क्या होगा, इनमें परिवर्तन ये होगा, ए का बनेगा आए, इसका बनेगा आई, इसका बनेगा अब, और इसका बनेगा आ। ए का बनेगा आए, ए का बनेगा आए, ओ का बनेगा आओ, औ का बनेगा आओ, और इधर क्या होगा, भिन्न स्वर। तो भिन्न स्वर जो भी हुआ, ऊ हुआ, ई हुआ, बड़ी ई हुआ, तो वह स्वर इनके साथ जुड़ जाएगा। अब जुड़ेगा कैसे वो देख, चलिए देखते हैं। बहुत आसान है, इसको बस याद रखना है पड़ेगा आपको, इस फॉर्मूला को, इसको बना भी सकते हैं आप अपनी कॉपी में ऐसे ही। ये बहुत इजी मेथड है किसी को याद रखने का। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ पे संधि का नियम देख लेते हैं एक बार। नियम, ए आए ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ए का आए का आए, ओ का औ का आव हो जाता है। संधि करते हैं। जैसे है ने प्लस, देखिए यहाँ पे कौन सी संधि है, ए। यहाँ पे कौन सा स्वर है, ए, सॉरी ए, और यहाँ पे है अ। ए का हमें क्या बनाना था, अ या अय, ये बनाना था। अब आप समझिएगा कि कितने अच्छे तरीके से समझाया है संधि में। जब हमने स्वर रहित, जब स्वर निकाला तो ना आधा रह गया था, यानी कि ऐसे। पर देखो यहाँ पर तो आ है ना, ये अ कहाँ जुड़ेगा, यहाँ तो नहीं जुड़ सकता पीछे, तो ये इस ना के साथ जुड़ेगा। ये किसके साथ जुड़ेगा, इस ना के साथ। तो ना पूरा बन जाएगा, ना हो जाएगा कंप्लीट। और फिर ना में फिर जुड़ेगा या, क्योंकि अभी कुछ नहीं है ना, हमें तो प्लस से पहले जो बन के आता है उसको जोड़ना होता है। फिर अब देखिए या भी आधा है, तो या के साथ में ये वाला आ जुड़ेगा, तो ना या ना, क्योंकि ये वाला आ जो है वो इसके साथ जुड़ गया है, बाकी बचा नहीं। ऐसे ही आप अगली संधि करके देख सकते हैं। देखिए अगली संधि चे प्लस अन। तो आप देखिए चे में कौन सी मात्रा है, ए की, ए बनेगा आई, ए क्या बन जाता है, आई। और अब आप ध्यान देते जाइएगा, जब ये स्वर निकाल दे तो ये स्वर रहित हो गया, तो च रह गया आधा ऐसा, लेकिन ये वाला आ इसी के साथ जुड़ेगा, तो जिस वजह से च बन जाएगा एक तरीके से पूरा। च कैसा बन जाएगा, पूरा। और अब यह जो है, ये इसमें आ जाएगा, अब यह भी आधा बनता है, और ये वाला आ इसके साथ जुड़ेगा, तो यह पूरा हो जाएगा, और ना चाहिए। मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होगी। हम आगे बढ़ते हैं। देखिए एक मेथड पकड़ लेना शुरू में, तो आपको याद होना आसान हो जाएगा। अब ऐसे ही ने अक है, अगली संधि करते हैं, ने प्लस अक। अब देखिए आए है, यहाँ पर बड़ा आए है, बड़ा ए बनेगा आए, क्या बनेगा, आए। तो अब देखो मैंने यहाँ से ए हटाया, आए निकाला, तो यहाँ पे ना आधा रह गया। तो ना जब आधा रह जाएगा, स्वर रहित रह जाएगा, तो यहाँ पे ये बड़ा आ कहाँ जुड़ेगा, वो ये इसी के साथ जुड़ेगा, तो बन जाएगा ना, पूरा बन जाएगा ना। और यह इसके साथ जुड़ जाएगा, और ये अ इसके साथ आ जाएगा, और क बन जाएगा नायक। ऐसे ही गे अक गायक, पो अन पवन। अब देखिए पो अन पवन कैसे बन रहा है, आप सोचेंगे ना पो अन पवन कैसे बन रहा है, तो बेहद आसान है पता करना। जैसे कि पो और अन, देखिए यहाँ पर ओ की मात्रा है, यहाँ की कौन सी मात्रा है, ओ की, ये वाली। तो ये हमेशा बनेगा अब बनेगा, तो इसलिए कैसे लिखेंगे इसे, प अ, और व यहाँ पर, और ये न, पवन। क्योंकि अ की अपनी कोई मात्रा वैसे नहीं होती, बस ये स्वर के साथ किसी वर्ण के साथ जुड़कर बस उसे कंप्लीट कर देगा, उसे पूर्ण वर्ण बना देगा, ठीक है। तो पवन, इसी तरह से श्रोवन, इसी तरह से श्रावण, इसी तरह से पावक, ठीक है।
देखिए व्यंजन संधि। व्यंजन संधि क्या होगी? व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। इसका नियम एक पढ़ते हैं। नियम एक पै- नियम एक कहता है यदि क, च, ट, त, प यहाँ पे त है के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आए या य, र, ल, व आए या कोई स्वर आए तो क, च, ट, त, प के स्थान पर अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण बन जाता है। देखिए, मैंने आपको एक आसानी के लिए यहाँ पर एक चार्ट बना दिया है। जैसे हमारे स्पर्श वर्ण होते हैं ना, सारे तो नहीं लिखे मैंने पर कुछ लिख दिए। तो वो कह रहा है यदि क, च, ट, त और प आए, है ना? ये सब प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण है, प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण। तो वह उसके बाद में अगर तीसरा या चौथा वर्ण आए, तीसरा या चौथा, तीसरा या चौथा, तीसरा या चौथा, आप इसे स्पर्श वर्ण की एक टेबल बना लीजिएगा, उसमें देखना तब आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से ये आते हैं। तो तीसरा चौथा वर्ण आए तो वह या फिर य र ल व आए या फिर य र ल व आए और या फिर कोई स्वर आए। तो क च ट त प अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएंगे। तीसरे वर्ण में बदल जाएंगे। ये सब तीसरे वर्ण में बदलेंगे। देखिए कैसे? जैसे पहला एग्जांपल ले लेते हैं। दिक गज। तो दी का दिक और यहाँ पर है गज। तो क जो है वो किसमें बदलेगा? ग में, क्योंकि तीसरा वर्ण कौन है? ग। अब देखिए क आधा है तो ग भी आधा रहेगा। यहाँ हमारे पास में कोई स्वर नहीं है एक्स्ट्रा, तो ग ही रहेगा, जितना है उतना ही रहेगा। तो हम इसे कैसे लिखेंगे? दिग्गज। इस प्रकार ये संधि बन जाएगी। अब ऐसे ही देखिए त जो है किसमें बदल रहा है? त थ द, सदवाणी। ये भी त फिर से बदल रहा है द में, फिर जैसे च छ ज में बदलेगा। च छ ज, तीसरा वर्ण बनता है ज। प्रत्येक वर्ग का देखिएगा। फिर ऐसे ही जगदानंद है। फिर देखिए यहाँ पर आनंद बन रहा है इस तरीके से। फिर यहाँ पर क जो है वो ग में बदल रहा है। ट जो है ड में बदल रहा है। ठीक है। ट किसमें बदलेगा? तीसरा वर्ण ट ठ ड, ड में बदलेगा। चलिए अगली संधि करते हैं। अगली है यदि क च ट त प के बाद न या म आए तो वह अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाएगा। तो कौन बदलेगा? क छ ट त प अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में बदलेंगे। और पांचवा वर्ण है अंग, इया, अणा, न और म। एग्जाम्पल ले लेते हैं। वाक मय। तो क जो है अपने पांचवें वर्ण में बदलेगा अंगा में। तो हम बुलाएंगे वांग्मय। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। उत नीति। देखिए त किसमें बदलेगा? त थ द ध न, पांचवा वर्ण है न, तो हम बोलेंगे उन्नति। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। षट मार्ग। अब देखिए ट जो है ट का पांचवा वर्ण है ट ठ ड ढ अणा, तो अणा में बदलेगा तो हम बोलेंगे क्षण मार्ग। अब बस केवल इतना याद रखना है कि या तो नीचे हलंत लगाइएगा या पांचवा वर्ण आपको आधा लिखना है, या फिर वो पांचवा वर्ण आपको आधा लिखना है जैसे हमने उन्नति में लिखा था। ठीक है। या फिर आप इसके नीचे हलंत लगाइए तो यह भी सही माना जाएगा। देखिए आपको सच बताएं तो आपको याद रखना है कडप्पा को। क च ट त प, मैं इसे कडप्पा बुलाती हूँ। तो हमें इन्हें याद रखना है। बस इन्हीं के 2 नियम हैं, ये दोनों नियम बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो पहला नियम हमने यहाँ पर पिछली बार किया था, वो था ये है कि यदि क च ट त प के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आए तो, या फिर य र ल व आए तो क च ट त प अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदलेगा। पहले तो क्या हो रहा है? क च ट त प अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल रहा है पहले नियम में, और दूसरे नियम में क्या हो रहा है? क च ट त प के बाद यदि न म आए, ये न म जो है अनुनासिक वर्ण है एक तरीके से, क्योंकि न म जो है थोड़े नाक से बोले जाते हैं। ठीक है, तो नासिक के वर्ण एक जैसे कह सकते हैं। तो वह कौन? मतलब क च ट त प अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाएंगे।
देखिए दोनों ही नियम इम्पोर्टेंट है। अगर आप 5 नियम भी याद रखेंगे, आप आसानी से व्यंजन संधि, कोई भी व्यंजन संधि कर पाएंगे जो एग्जाम्स में आती है। चलिए नेक्स्ट संधि पर चलते हैं। नेक्स्ट है, यदि म के बाद कोई स्पर्श व्यंजन वर्ण आए तो म का अनुस्वार या बाद वाले वर्ण के पंचम वर्ण में हो जाता है। अब इसको समझते हैं। पहले पहले हम स्पर्श व्यंजन देख लेते हैं। स्पर्श व्यंजन है हमारे क से लेकर क, ख, ग, घ, अंगा, च, छ, ज, झ, इय, त, थ, द, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ और म। खुद भी आएगा, लेकिन वो क्या कह रहा है, प्लस की इस तरफ म हो तो, यानी कि माँ के बाद यदि कोई भी स्पर्श व्यंजन आए तो भी। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25 होते हैं, याद रखिएगा। स्पर्श व्यंजन है ये सभी। स्पर्श वर्ण आए तो माँ के बाद, तो ये सारे स्पर्श वर्ण, तो माँ की तो बन जाएगी बिंदी, और इसके बाद वाला वर्ण से पहले हमारा पंचम वर्ण जुड़ जाएगा। अब आप देखिए कैसे होगा। एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे आसान एग्जाम्पल ये है, इसको लेते हैं। पम और चम। देखिए पम जो है माँ आ गया, माँ के बाद स्पर्श व्यंजन आ गया, तो हमें ये देखना है। माँ यहाँ पर हमारा स्वर वर्ण है, क्योंकि यहाँ पर स्वर नहीं है, तो माँ की तो बन जाएगी बिंदी, और जो च है वो बन जाएगा ऐसे, और इससे पहले लगेगा माँ, तो बन जाएगा पंचम। आप समझ रहे होंगे कि हमने इसको इस तरह से क्यों लिखा। ऐसे भी लिख सकते हैं, और एक तरीका ये है, ये भी लिख सकते हैं। लेकिन जब इया लिखेंगे तब हम बिंदी नहीं लगाएंगे, और जब इया नहीं लिख रहे होंगे तब बिंदी लगा देंगे। एक और एग्जाम्पल करते हैं। चलिए अगला एग्जाम्पल है सम गम। देखिए, या तो आप सम की बिंदी बनाइए और गम लिख दीजिए, या फिर जो उसके बाद वाला वर्ण है उसका पांचवा वर्ण, पांचवा वर्ण कौन है? ग का पांचवा वर्ण है ये, तो या फिर ये लिखिए संगम, और गा भी लिखा जाएगा। इस प्रकार से हमारी संधि बन जाएगी। मतलब हमने अंगा की या तो बिंदी बनाइए, और या फिर अंगा लिखिए। तो हमने अंगा लिखा तो बिंदी नहीं बनेगी, और अगर अंगा नहीं लिख रहे हैं तो आप संगम ऐसे लिखिएगा। दोनों ही करेक्ट हैं। आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट नियम है, यदि त द के बाद, यहाँ पे ये हलंत है, के बाद ला रहे तो त द ला में बदल जाते हैं, और ना के बाद ला रहे तो ना का अनुनासिक के साथ ल हो जाता है। और देखिए कैसे है, जैसे उत लास, हमें ता का क्या बनाना है? ला बनाना है। ला आधा ही बनेगा, तो बन जाएगा उल्लास, बस। पर अगर यदि ना आ गया तो क्या होगा? ना की चंद्र बिंदी बन जाएगी, जैसे कि महा और लाभ। तो हमें क्या करना पड़ेगा? महा चंद्र बिंदी, ल भी रहेगा और भ भी रहेगा, तो महान लाभ वैसे लिखा जाएगा, तो करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला नियम करते हैं। यदि वर्गों के अंतिम वर्णों को छोड़ शेष वर्ण के बाद ह आए तो ह पूर्व वर्ण के वर्ग के साथ चतुर्वर्ण हो जाता है। ह के पूर्व वाला वर्ण अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। नेक्स्ट करते हैं। देखिए ये संधि थोड़ी सी अलग है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि स्वर है, ये कौन है? स्वर। और ये क्या है? छ। दरअसल यहाँ पे छ में संधि है। छ जो है आपका
व्यंजन है। जब भी छ आए, किसके बाद? ई के बाद या ऊ के बाद, मतलब जब भी कभी ह्रस्व स्वर होंगे, छोटा आ, छोटी ई, री, है ना, ये छोटे वाले स्वर होंगे, तो इनके बाद में, और इनके बाद में क्या हो, छ छतरी, तो हमारे बस छ से पहले आधा च जुड़ जाएगा, आधा च, जैसे परी, आधा च, छेद, बस ये जुड़ना है, ये जुड़ जाएगा। और एग्जाम्पल करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, अनुच्छेद। अब देखिए, नियम कहता है कि छ से पहले ह्रस्व स्वर हो, मतलब अगर कोई ह्रस्व स्वर हुआ और उसके बाद में हमारा कोई ठ हुआ वर्ण, तो बस उससे पहले क्या जुड़ जाएगा, च जुड़ जाता है, ये जोड़ना है हमें, प्लस करना है, तो हम क्या लिखेंगे, अनु, आधा च, छेद, अनुच्छेद। चलिए अगली संधि करते हैं। अब तीसरी संधि आ गई। तो दो संधि हम पढ़ चुके हैं, स्वर संधि और व्यंजन संधि। अब अगली संधि है विसर्ग संधि। देखिए विसर्ग में क्या होगा, ये जरूर आएगा, ये दो डॉट आएंगे तो आप समझ जाइएगा कि विसर्ग संधि, पहचानना आसान है। पहला देखते हैं, परिभाषा देखते हैं। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। इसका नियम देख लेते हैं। यदि विसर्ग के बाद च अच्छा हो तो विसर्ग का श, टाठा हो तो विस व, और त था हो तो सा हो जाता है। दरअसल देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये श शलजम, श षटकोण और सा सपेरा, ये तीन हमारे पास ऊष्म वर्ण है, इन्हीं में संधि होनी है। और हमारे पास में क्या होगा कि देखिए हमारे पास में का, ख और प, फ, इनको छोड़कर ये शुरू के दो वर्ण है ना, मतलब हमारे पास में जब याद होगा आपको, यहाँ देखिए ये दोनों वर्ण छोड़ के क ख और प, मतलब शुरू का पहले दो वर्ण और बाद के, अब ये दोनों, ये तीनों वर्ण लिए जाएंगे, ये तीनों, ठीक है, ये तीनों अघोष वर्ण है। देखिए ये अघोष वर्ण है ना, सारे के सारे, और ये सघोष है, तो ये हम तीनों की बात करेंगे, तो क ख प फ को छोड़कर। यदि क्या आए, च और छ आए, और ट या ठ आए, और त या थ आए, तो च छ में क्या होगा, विसर्ग का श बन जाएगा, और यहाँ पर श षटकोण बन जाएगा, और यहाँ सा सपेरा बन जाएगा। लेकिन इधर क्या होना चाहिए, विसर्ग होना चाहिए। इधर कौन होना चाहिए, विसर्ग। एग्जाम्पल करते हैं, देखिए एग्जाम्पल ले लेते हैं कोई, जैसे कि नी प्लस हल, तो देखिए यहाँ पर छ आ गया ना, तो नी का बन जाएगा श, श ऐसे वाला बनाइएगा, और छल, निश्चल, ये सही है। वैसे अगर आप ये भी लिखते हैं तो कोई गलत नहीं है, ये भी करेक्ट है, लेकिन यदि ऑप्शन में ये हुआ तो आप इसी को ठीक कीजिएगा एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में ये गलत माना जाएगा अगर ऑप्शन ये रहता है तब। एक और एग्जाम्पल करते हैं, क्योंकि ये देखिए निश्चल, निश्चय, ये सब के सब संस्कृत के वर्ण हैं। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, डू प्लस ट। अब देखिए यहाँ पर विसर्ग आ गया, और यहाँ पर क्या है आपका, ऊ है, और यहाँ पे टा है, तो हमें तो टा ठा देखना है ना, टा ठा, टा ठा के बाद में अगर विसर्ग है उससे पहले, तो विसर्ग का क्या बनेगा, श षटकोण, तो हम लिखेंगे दुष्ट, ऐसे लिखेंगे। अगला अगली संधि करते हैं, डू प्लस तर। अब देखिए ता था आ गया, ता था के बाद होगा तो या ये वाला सा बनेगा, तो क्या लिखेंगे, दू, और विसर्ग का बनेगा आधा सा, ता रा, दुस्तर। एक और संधि करते हैं,
जैसे नी और खुर। तो देखिए, अब आप खुद ही सोच के बताइए कि जो नी के बाद विसर्ग है मैं उसका क्या बनाऊं। था, ठ होगा तो श षटकोण आएगा। तो हम लिखेंगे निष्ठुर, इस प्रकार लिखेंगे। मुझे लगता है आप सबको समझ में आ गया होगा। मैं आपको यहाँ पर एक ब्राउनी पॉइंट दे देती हूँ। वो ब्राउनी पॉइंट ये है कि हमारे कुछ वर्ण ऐसे होते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं वर्तनी शुद्धि में कि हमें समझ में नहीं आता हमें ये कैसे लिखने हैं। तो आपको मैं बता दूं, जब भी ट या ठ दिखे या ड दिखे या ढ दिखे, अणा दिखे, तो यदि इनसे पहले श की आवाज आ रही है, श की आवाज आ रही है, तो आप सोचेंगे कौन सा श लगाना है, तो सदैव ये वाला स लगाइएगा। आप देख लीजिए, निष्ठुर, है ना, जैसे कि कष्ट, ठीक है, जैसे अभी हमने दुष्ट लिखा। आप इस तरह के वर्ड से पहचान सकते हैं कि ये ट वर्ग है, ये मूर्धा वर्ण है। जो मूर्धन्य वर्ण होते हैं उनके साथ में हमेशा श षटकोण वाला श लगाया जाता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वाह, देखिए अगला नियम है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि विसर्ग के बाद में च है, तो बस उससे पहले श जुड़ गया। ये उसी की संधि के नियम, कुछ एग्जाम्पल्स हैं। तो बन गया निश्चय। देखिए च छ आएगा ना, चाय या छाय, तो उस वाले में कौन सा श बनेगा, ये वाला श बनेगा। लेकिन लिखेंगे ऐसे, एक संधि होती है आश्चर्य, आ विसर्ग चर्य, तो हम इसे कैसे लिखते हैं, आश्चर्य, ठीक है। चलिए यहाँ पे भी एक आपको ब्राउनी पॉइंट मिल सकता था। मैं अभी बता देती हूँ, हमने लिखा था आश्चर्य। देखिए यहाँ पे जो र है, ये र की मात्रा है, हमने या पे क्यों लगाई, तो इसका नियम यह है कि जिस वर्ण पर र की मात्रा होगी, ध्वनि उससे पहले आ रही होगी, उससे जस्ट पहले, यानी कि इन दोनों के बीच में। तो आप अगर इसे ऐसे लिख के देखें, आश्चर्य, तो आपको पता चल रहा है र कहाँ आ रहा है, इसके बीच में आ रहा है। तो र को, लेकिन ये तो र आधा है, इसकी मात्रा बनेगी। तो ये यहाँ तो कभी नहीं लगानी, अगर यहाँ लगाई तो आपकी वर्तनी गलत हो जाएगी। वर्तनी अशुद्धि आती है, तो लेकिन उसको अलग से पढ़ाने की बजाय बीच बीच में इसी तरह से बता दिया जाएगा, आपको ये गलत हो जाएगा, करेक्ट होगा हमारा आश्चर्य। ऐसे देखें, नीतात, निस्तात, दु, दुस्तकार और तटस्थकार, धनुष्टंकार, ये कैसे बनेगी, धनु और यहाँ पे षटकोण टंकार। चलिए आगे करते हैं अगली संधि, अगला नियम। यदि किसी वर्ण के पहले इकार उकार आए तो विसर्ग के बाद का वर्ण क ख प फ हो तो विसर्ग का श षटकोण हो जाता है। ये भी बहुत इजी है। इकार उकार का मतलब होता है ई की ध्वनि उ की ध्वनि के बाद यदि क ख या प फ हो और इनसे पहले क्या हो, विसर्ग हो, इस प्रकार। मतलब इधर ई उ हो, विसर्ग हो, फिर क ख हो या प फ हो। अब यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि नी प्लस कपट, तो हमारा जो ये है विसर्ग है, इसका श षटकोण बन जाएगा, तो निष्कपट, ठीक है। इसी प्रकार निष्फल, दुष्कर, निष्कारण, निष्पाप। चलिए अगली संधि देखते हैं। ओके, ये संधि भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 2-3 बार पूछी गई है कि संधि में, संधि करने के बाद में कोई चीज ज्यों की त्यों कैसे रहती है। मतलब आपका विसर्ग जो है वो है भी और वो कहीं गया नहीं, तो वो रहेगी यहाँ पर। जब हमारे पास में विसर्ग से पहले अ हो, तो यदि अ हो और बाद में क ख हो प फ हो, आपको याद होना चाहिए क ख और प फ की हम संधि अलग कर रहे हैं, और बाद के वर्ण कौन से हैं, च छ ट ठ त थ की संधि हमने अलग की है। यदि इधर अ है उसके बाद में विसर्ग है, तो ये है विसर्ग कहीं नहीं जाने वाला, ये एज इट इज रहेगा प्रातः काल। ऐसे ही पया
पान। इसी प्रकार और अन्य भी देख सकते हैं हम। एक अपवाद होता है दुख। यहाँ पे तो ख है ना, लेकिन और ऊ भी है ध्वनि, लेकिन ये हमेशा ऐसे ही रहेगा, ये कहीं नहीं जाने वाला, ये भी इसी प्रकार रहेगा। या एक और संधि देख लेते हैं। अंतःकरण। तो देखिए का आ गया, तो हम इसे एज इट इज लिखेंगे अंतःकरण, बस प्लस हट जाएगा, बाकी सब ऐसे ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट संधि करते हैं। देखिए, नियम है यदि विसर्ग के पहले अ हो और उसके बाद किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आए या अलावा आए तो विसर्ग का ऊ हो जाता है। सॉरी, यहाँ पर ऊ गलत हो गया है, ऊ नहीं ओ हो जाएगा, ओ की मात्रा होती है ये। और ऊ पूर्ववर्ती अ से मिलकर गुण संधि के द्वारा ऊ हो जाता है। ठीक है, हम इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, ये भी करेक्ट है। देखिए, विसर्ग का तो बना रहे हैं ऊ, तो देखिए यहाँ पर अ प्लस ऊ मिलकर गुण संधि से ओ बन रहा है। गुण संधि याद होगी आपको, तो यहाँ पर गुण संधि भी हो रही है, लेकिन साथ ही साथ विसर्ग भी है। इसको ध्यान रखिएगा, बड़ी स्पेशल संधि हुई कि गुण संधि होते हुए विसर्ग बन रहा है। देखो ये भी ब्राउनी पॉइंट हो गए। आपके लिए एक एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं जैसे कि यश प्लस दा। अब देखिए यहाँ पे विसर्ग है और वो कह रहा है कि तीसरा या चौथा वर्ण है, तो ये तीसरा चौथा वर्ण है, या फिर यर अलावा आए, है ना, या अन्य कोई वर्ण आए। तो हम क्या बनाएंगे इसे, ये जो है श का जो यहाँ पर आ है, श में क्या है आ, तो आ और विसर्ग मिलकर बना रहे हैं उ, तो बन जाएगा यशोदा, य सॉरी यशोदा। ऐसे ही सब देख सकते हैं, मना रथ मनोरथ सर ज। देखिए सर ज वाली हम करते हैं संधि, कैसे करनी, जैसे सरा प्लस ज है, तो यहाँ पे र है ना, र में आ है, आ और विसर्ग मिलकर बनाएंगे ओ, तो बन जाएगा सरोज सरोज। पयोधर मनहर मनोहर, पयद पयोद, मनः विकार मनोविकार, सरवर सरोवर, यशधरा यशोधरा। इस प्रकार कुछ संज्ञा हमने बता दी हैं। अभी ये इतना ही, और उसके बाद में हम पी वाई क्यूज करेंगे। वैसे तो और भी नियम बाकी हैं, लेकिन फिर वीडियो बहुत लेंदी हो जाता है, दिक्कत होती है। आप इन्हीं को करिए और हम पी वाई क्यूज करते हैं।